स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। अगर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आज का डिस्कशन आपके लिए प्योर गोल्ड होने वाला है, क्योंकि जिसको आप इंटरनेशनल रिलेशंस की समझ कहते हैं तो कई बार वो अधूरी होती है। मुझे लगता है कि कई बार जो नैरेटिव्स चलते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, हम समझ लेते हैं कि वही सही ज्ञान है, सही नॉलेज है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि फॉरेन पॉलिसी कैसे काम करती है फ्रॉम हिज वाइड एक्सपीरियंस। इसके साथ साथ अगर आप एस्पायर कर रहे हैं टू बिकम एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, देन देयर कैन नॉट बी एनी बेटर वॉइस देन एम्बेसडर महेश सचदेवा हिमसेल्फ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम। थैंक यू। इस डिस्कशन को सर हम 3 सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी तैयारी का टाइम, क्यों आपने चूज़ किया इंडियन फॉरेन सर्विस को। फिर उसके बाद आपके सर्विस का टाइम, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये तो पता है कि इंडियन फॉरेन सर्विस है एंड अल्टीमेटली यू कैन बिकम एम्बेसडर एंड सम ऑफ देम कैन बिकम फॉरेन सेक्रेटरी, लेकिन पीछे के मतलब पर्दे के पीछे और क्या काम आपको करने होते हैं, वर्क प्रोफाइल क्या है। सो वेरी लेस कंटेंट इज एक्सेसिबल टू दी स्टूडेंट्स। एंड थर्ड सेगमेंट इज गोइंग टू बी, जिसको मतलब हर कोई सुनना चाहेगा, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट एरियाज़। सर का वाइड एक्सपीरियंस है मिडिल ईस्ट में। सर अरबिक भी जानते हैं, बट क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है तो अरबिक में तो बात नहीं होगी। वी आर गोइंग टू डिस्कस मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, आर्कटिक, ओपन एंडेड कन्वर्सेशन रहने वाली है। ओवर टू यू सर, कहाँ से आपने शुरुआत की थी अपनी सिविल सर्विस जर्नी की? धन्यवाद शशांक, आपने मेरा ऐसा परिचय दिया कि उससे मैं खुद ही अनभिज्ञ था। पर इस कथानक को आगे बढ़ाते हुए ये कहना होगा कि ज़्यादातर जो आपके दर्शक हैं, सरकारी नौकरी में जो शीर्षस्थ जी जो जगह है जी सिविल सर्विसेज की, उसके लिए उन लोगों की क्षमता तोली जानी है जी, और इस क्षमता को बढ़ाने के लिए हम और आप कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरफ अगर मैं अपने को 40 साल पहले ले जाऊं तो मैं IIT कानपुर का फिज़िक्स का स्टूडेंट था, मास्टर्स कर रहा था। और IIT कानपुर उस समय अमेरिका द्वारा समर्थित दुनिया की सबसे बड़ी शैक्षिक संस्था थी और ज़्यादातर लोग वहाँ से इंजीनियरिंग या साइंसेस करके अमेरिका जाया करते थे। और मैं उनमें से एक अपवाद साबित हुआ कि अमेरिका ना जा कर के देश में ही कुछ करने के लिए, और वो भी फिज़िक्स विज्ञान से इतर सरकारी नौकरी में आने के लिए प्रेरित हुआ। इसमें प्रेरणा हमारे पिताजी की थी, जिन्होंने कि इस तरफ मुझे प्रोत्साहित किया। और यकीन मानिए कि पूरे ख़ानदान में से कोई भी फर्स्ट क्लास ऑफिसर जैसे कहा जाता था, ग्रुप ए के ऑफिसर आजकल कहे जाते हैं जी, नहीं हुआ था। ओके। तो एक तरह से बंद दरवाजे को खोला गया, अंधेरे में रोशनी की गई। उसके लिए मुझे खुद ही प्रयास करने पड़े। मैं अच्छा विद्यार्थी था और इसलिए मेरे पिताजी ने मुझको इस तरफ प्रेरित किया। BSc मैंने मेरठ विश्वविद्यालय से की थी। ना मैं सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त करने वाला छात्र था, बल्कि उस साल का सबसे अच्छा स्नातक भी माना गया। और उस समय मेरठ में स्नातकों की सालाना तादाद 70,000 हुआ करती थी। तो उसके बाद IIT कानपुर गए फिज़िक्स में MSc करने के लिए, और वहाँ पर जा कर के इस तरफ से प्रेरित किया गया। और शुरुआत अच्छी नहीं हुई, बल्कि चाहे फैशनेबल ना माना जाए, पहले प्रयास में कुछ भी नहीं हुआ। उस ज़माने में वो कोठारी आयोग से पहले वाला सिस्टम था। तो साइंस वगैरह के, साइंस और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन के खिलाफ काफ़ी तराजू
उल्टा चलता था। साइंस का एक पेपर होता था, मैथ्स के 2 पेपर होते थे, और हिस्ट्री के 8 पेपर हुआ करते थे। तो हिस्ट्री आसान होती थी जाहिर। खैर दोबारा किया गया। दूसरे प्रयास में मुझे कस्टम्स मिला और तीसरे प्रयास में फॉरेन सर्विस मिली। तो 2.5 साल के बाद फॉरेन सर्विस में पहुंच गए। लेकिन ये भी कह दूं कि मैं घर पे निठल्ले नहीं बैठा रहा। कुछ ना कुछ अपनी आमदनी के लिए कुछ ना कुछ नौकरी करता रहा। स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर था जब पहली बार कस्टम्स में गया था जी, और दूसरी बार जब फॉरेन सर्विस में गया तो कस्टम्स में नौकरी कर रहा था, छुट्टी लेके नहीं बैठा था। तो ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कई लोग हीन भावना का शिकार होते हैं जी सर, कि नौकरी न करें, पूरा समय पढ़ाई में बिताएं। तो ये एक रिस्की स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल सही सर। और समय कब निकल जाता है पता नहीं लगता है। उसके बाद जो कैंडिडेट है उसके सामने एक बड़ी खाई आ जाती है। या तो वो सिविल सर्विसेज में चुना जाए, जिसके लिए वो प्रयासरत तो है ही, लेकिन अगर न चुना गया तो क्या करेगा। बिल्कुल सही। तो एक बड़ा असमंजस की स्थिति उसके सामने आ जाती है। तो उस परिस्थिति को मैं एक तरह से न्योता न देने की सलाह दूंगा कि कुछ ना कुछ करते रहें और अपने जो जानकारी है और अपनी जो ज्ञान है उसको इस्तेमाल करें अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, और धीरे धीरे करके कदम उठाते जाएं। जो भी नौकरी मिले, जो भी आपके सामने अपने जीवन यापन का साधन हो, उसको इस्तेमाल करें। जी, तो सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग दी आपको। काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि हम फुल फ्लेज तैयारी करें या साथ में किसी जॉब को ज्वाइन करें। तो क्योंकि लाइफ के जो ये प्राइम ईयर्स है ना सर, ये मिस नहीं होने चाहिए। और कई बार आपका जो बेस्ट पोटेंशियल है इस वजह से भी नहीं निकल पाता कि स्टूडेंट अपने आप को हीन समझने लगता है, जैसे कि आपने बताया, और उसके बाद फिर कहानी थोड़ा डाउन होती चली जाती है और काफ़ी समय निकल जाता। तो ऐसा ना करिएगा। सर ने जो अपना एक्सपीरियंस बताया आप उसको इनकलकेट कर सकते हैं। देन फिर आपकी सर्विस की जर्नी सर। आप शायद यकीन न कर पाएंगे कि पहला IFS ऑफिसर जो मैंने देखा वो अपने को शीशे में देखा था। किसी तो कभी ज़िंदगी में किसी IFS ऑफिसर से मुलाकात भी नहीं हुई थी। एक तरह से एडवेंचर के हालत में आपने दे दिया, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर नौकरी थी। इससे ज़्यादा उस समय भारत सरकार में कोई नौकरी नहीं होती थी। उस ज़माने में विदेश जाना, विदेशी गाड़ियों में बैठना वगैरह वगैरह बड़ा एक तरह से एक चार्म था, चार्म कहिए या उसका अपना महत्व था। उसके लिए मैं प्रेरित हुआ और जब नौकरी दिल्ली में जाकर के ज्वाइन की तो पहला सवाल यही पूछा गया, कौन सी भाषा पढ़ना चाहते हैं। जैसे IPS या IAS में स्टेट कैडर होते हैं, तकरीबन उसी तरह से हमारे यहाँ भाषाएं होती हैं जिनको कि पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाता है। पता किया लोगों से, दिग्गजों से, ज्ञानियों से, तो बताया गया कि अरबी ले लो, क्योंकि इस समय तेल का दाम $30 पहुंच गया है। तो ये बात कर रहा हूँ 78 साल की। उसके बाद से $30 तो कभी नीचे पलट के भी नहीं आया। तो अरबी ली गई और सीरिया भेजा गया अरबी पढ़ने के लिए। आप तो इस मामले में पढ़ाते भी हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को। तो एक बड़ा मनोरंजक प्रकरण बताता हूँ। सीरिया जब मैं जा रहा था, देश में पहली बार बाहर निकला था, तो इराक ईरान की लड़ाई चालू हो गई।
जब मैं बगदाद में था। अच्छा, यू वर इन बगदाद। पहले 3 दिन जिंदगी के देश से बाहर जो काटे गए उसी में ही बम धड़ाके चालू हो गए और वहाँ हवाई अड्डा बंद हो गया जी। बस के द्वारा वहाँ से सीरिया जाना पड़ा। तो रास्ते में ये सोचा कि पहले साल तो अरबी पढ़ूंगा जो कि सरकार जिस काम के लिए भेज रही थी, और अरबी में महारत हासिल कर लूँ, ये लक्ष्य बना। दूसरा साल अरब राजनीति को पढ़ूंगा और उसको अगले साल में महारत उसमें हासिल कर लेंगे। तो साल खत्म हुआ। साल खत्म हुआ बड़ा आसान था। जिस दिन इराक ईरान की लड़ाई की पहली एनिवर्सरी हुई उस दिन हमारा साल शुरू हुआ था। तो विचार किया गया तो पाया गया कि हाँ साहब अरबी तो आपने सीख लिया अच्छी खासी, चलिए अगले साल और मेहनत करते हैं और राजनीति पढ़ेंगे। तो अगले साल मेहनत ज़्यादा की गई अरबी से, लेकिन दूसरी जब उसका एनिवर्सरी आई लड़ाई की और सोचने बैठे तो पता ही लगा कि भारत में अरबों को अच्छी तरह समझ पाते थे, यहाँ तो इतना ज़्यादा यानी बीच में कंफ्यूजन है कि कौन किससे लड़ रहा है। वहाँ तो सोचते इजराइल और अरबों में लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ तो आपस में भी लड़े हुए हैं और जितना गहराई में जाइए उतने ही ज़्यादा आपको पेचीदगियाँ नज़र आती हैं। तो वहाँ से अरबी पढ़ के फिर मेरी पोस्टिंग सऊदी अरब हुई। और सऊदी अरब उस ज़माने में और आज तक अरब देशों की एक बड़ी धुरी माना जाता है। सबसे आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली अरब देश है और धर्म के हिसाब से मक्का मदीना वहाँ पर है। तो ये सब देखते हुए उस पोस्टिंग में काफ़ी दिलचस्पी से उसमें काम हुआ। उस समय इराक ईरान की लड़ाई फिर चले ही जा रही थी, तो सऊदी अरब का जो दौर था वो एक निर्णायक दौर था। वो इराक की मदद कर रहे थे और उनकी वजह से ईरान जो 3 गुना बड़ा था इराक से, उनसे लोहा ले पा रहा था। तो ये सब मैंने वहीं से देखा और वहाँ जा कर के तेल के बारे में और आर्थिक समीकरण जो किसी भी सामरिक समीकरण के ऊपर हावी होते हैं उसमें दिलचस्पी बढ़ी और एक तरह से विश्वास हो गया कि आर्थिक समीकरणों को की अवहेलना नहीं की जा सकती। सर, बीइंग IFS ऑफिसर वहाँ पर आपका काम क्या था व्हेन यू वर पोस्टेड इन सऊदी? ये सवाल जायज़ है क्योंकि विदेश में जो हमारी जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो कई चीज़ें उनमें महत्व रखती हैं। एक तो सबसे जो केंद्रीय बिंदु है फॉरेन सर्विस का या डिप्लोमेसी का, वो राजनीतिक होता है कि आप उस देश की राजनीति को समझें, उस देश के ऊपर जो राजनीतिक जो इन्फ्लुएंस है उनकी विश्लेषण करें और उन अपने देश को अपने देश में जो विदेश मंत्रालय है उसको ये इस बात से अनभिज्ञ कराएं कि आप किस तरह से उस देश को जो जिन चीज़ों के बारे में राजनीतिक तौर पर संवेदनशीलता है उसको किस तरह से आप उनको अपनी तरफ उनको केंद्रित कर सकते हैं। जैसे जब आप सऊदी में हैं तो जाहिर है एक भारतीय राजनीतिज्ञ की तरह से आपका सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में आती है वो सऊदी पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे। तो पाकिस्तान क्यों सऊदी अरब के करीब है और सऊदी किस वजह से पाकिस्तान को अपना करीब पाता है धार्मिक दृष्टि से या और किसी दृष्टि से, कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें
उन समीकरणों से ऊपर जाने के लिए हमारी मदद कर सकती है। जैसे आर्थिक जी भारत का तेल का आयात जो है वो सऊदी अरब से पाकिस्तान के तेल के आयात से कई गुना बढ़ा जी है। भारतीयों की वहाँ पर जो वजूद है जी वो पाकिस्तानियों से अब तो बड़ा है, पर हमारे ज़माने में पाकिस्तानी ज़्यादा होते थे, ओके। भारतीय कम होते थे। इसी के साथ साथ वहाँ के समाचार पत्रों में भारत के प्रति या पाकिस्तान के प्रति या भारत पाकिस्तान के उपमहाद्वीप के बारे में जो छपता है उसका अनुवाद करना, उसको प्रभावित करना। सर प्रभावित कैसे करना? जी, आप जाएंगे, आप जा कर के उनके संपादक से मिलेंगे अखबार के, वो कहेंगे आपने जो लिखा है भारत पाकिस्तान के बारे में उसके बारे में हमें कुछ कहना है। तो उनको आप उन शब्दों में बताएंगे जिनसे कि वो जो संवेदनशीलता जिसके बारे में मैंने जिक्र किया जी इस सऊदी के जहन में या उनकी फितरत में जिन चीज़ों का महत्व है उनको लेकर के जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 2 साल पहले मुझे BBC अरबिक ने मैंगलोर में जो हिजाब का कांड हुआ था जी उसको लेकर के एक कुवैती प्रोफेसर के सामने रख दिया। ओके। तो रेडियो पर BBC अरबिक अरब विश्व की सबसे ज़्यादा प्रचलित और पॉपुलर लोकप्रिय रेडियो है। 50 साल से 70 साल से ये है, जब टेलीविज़न नहीं था तब से। तो वो हजरत प्रोफेसर थे कुवैत में, अरबी में संवाद हो रहा था। तो उनको बुलाया गया पहले, उन्होंने कहा ये तो हद हो गई है, इस बार भारतीयों ने कई चीज़ें वो करते रहते हैं लेकिन इस बार तो ऐसी चीज़ कर दी है, वो हिजाब नहीं पहनने दे रहे हैं, ये है वो है, और इस बार तो हमको कदम उठाने पड़ेंगे उनके खिलाफ, और हम जो है वो उनसे आयात निर्यात व्यापार बंद कर देते हैं, भारतीयों को यहाँ से जाने को कह देते हैं वगैरह वगैरह। और ऐसा करना चाहिए हमारी सरकारों को। फिर वो जो BBC अरबिक सर्विस के जो अनाउंसर थे उन्होंने मेरी तरफ रुख किया। मैंने कहा मैं आपकी चिंता को, आपके आक्रोश को समझ सकता हूँ, अरबी में बात जी लेकिन कुछ सवाल आते हैं। जो कुवैत के साथ हमारे व्यापारिक संबंध है उसमें जो संतुलन है 3:1 कुवैत के फेवर में है, क्योंकि हम कुवैत से ज़्यादा तेल खरीदते हैं, इंपोर्ट। आप तो हमसे कोई ख़ास चीज़ लेते नहीं, चावल वावल को छोड़कर। जी। तो ये अगर हम तेल खरीदते, और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का आयातक देश है। जी। तो अगर हम आपसे तेल न लेंगे तो आप तेल किसको बेचेंगे? दूसरा, अगर आप हमारे सारे व्यक्तियों को निकाल देंगे तो आप अपने लॉन को खुद मोह करेंगे और बर्तन खुद मांजेंगे आपकी पत्नियां, और आप ड्राइविंग आप खुद करेंगे या किसी और से कराएंगे। किस देश को आप फिर आगे करेंगे? और तीसरी और सबसे बड़ी बात कि ऐसा अगर आप कर भी देंगे तो क्या उस बच्ची की मैंगलोर में मदद होगी या उसके खिलाफ आक्रोश और भड़केगा भारत में? पैलेट। तो ये रिप्लाई संतुलित तरीके से जब कहा गया बिना जोश खरोश के, जी, तो हम लोगों के बीच में जो
बातचीत हो रही थी उसने एक दूसरा ही मोड़ ले लिया। और अंत में जा कर के वो कहते हैं प्रोफेसर साहब कि वल्लाही ये मसला हिंदुस्तानियों का आपस में है, उन्हीं को हल करना है, हम तो बाहर से सिर्फ आप लोगों को सलाह दे सकते हैं, पर ये मसला तो आपका अपना है और आप अपने तरीके से हल करेंगे। कहाँ ऐसा किया जा रहा है। जी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये डिप्लोमेट को या इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर को करनी होती है। एक और उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि पहली जो कि मेरी आखिरी पोस्टिंग में था, नाम नहीं लूँगा, पर वहाँ पर एक नाइजीरिया में एक पता लगा कि एक बड़े राज्य में का जो गवर्नर है वो साहब 500 छात्रों को सरकारी खर्चे पर विदेश भेज रहे और वो उन छात्रों को पूर्वी यूरोप के किसी देश को भेज रहे थे। नाम लेना ठीक नहीं है। ठीक है। गया उनसे मिलने, जान पहचान करके थोड़ी सी बातचीत करने के बाद मैंने कहा कि महोदय क्या आपको मालूम है कि उस देश की राजधानी में आज तापमान कितना है? तपाक से बोले। मैंने कहा ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि आप 500 बच्चे अपने ट्रॉपिकल क्लाइमेट से, इक्वेटोरियल क्लाइमेट से वहाँ भेज रहे हैं जहाँ की रात का टेम्परेचर आज -9 डिग्री है। ना तो उस देश में मस्जिदें हैं और वहाँ पर माफिया भी है, हर तरह की चीज़ें होती हैं। पोर्क भी खुलेआम बिकता है। मुसलमान राज्य था। जी। आपने हमारे जैसे देश की अवहेलना क्यों की है? जहाँ पे पढ़ाई के लिए ना तो आपको अंग्रेजी छोड़नी पड़ती, वहाँ तो आपको वहाँ की भाषा पहले सीखने में 1 साल लगेगा आपके छात्रों को। न जुमे के दिन की नमाज की छुट्टी होगी, ना वगैरह मैंने गिना इन खामियां जो भारत में नहीं। जी। और ये कह के वो थोड़े से वो रह गए, हचकचा गए और बोले नहीं। लेकिन 2 दिन बाद जब मैं वापस राजधानी आ गया तो मुझे बताया गया सुबह सुबह कि उस देश के चीफ सेक्रेटरी आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं रिसेप्शन पे एम्बेसी के। तो मैंने कहा बुलाइए। वो आए, वो कहते हैं कि आपकी बातों से गवर्नर साहब इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि वो 500 बच्चे वहाँ से उठा करके भारत भेजें। तो ये 500 बच्चे फिर भारत आए। और इनकी जो एजुकेशन है सर दैट इज स्पॉन्सर्ड, मतलब वो स्पॉन्सर नाइजीरिया। और इतना अच्छा सिस्टम था कि जहाँ भी एडमिशन उन लोगों को दिया गया, उनके पूरे 5 साल की जो भी फीस थी उस पूरे कोर्स की वो एडवांस में उनको दे दी गई, डॉलर में। जी। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी जहाँ उनका एडमिशन हुआ जी, उनके लिए तो ये बड़ा अच्छा सौदा था। बीच में अगर छोड़ के छात्र चला जाता है जी तो उनको कोई आर्थिक नुकसान नहीं होना था। हाँ। तो ये सब उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम झंडा ही हिलाते हैं। और इसमें देश का कई तरह से हित होता है। जी। आपको ये तो राजनीतिक तौर पे बात हुई, फिर आर्थिक तौर पे बातें होती हैं। आप किसी देश से तेल ले रहे हैं, आप उनके साथ साथ उन पे दबाव डाल सकते हैं कि आर्थिक घाटा हमें हो रहा है, आपको हमसे सामान भी खरीदना चाहिए, या हम तेल लेते हैं तो हमें तेल के कुछ क्षेत्र भी दीजिए, हमें तेल के कुएं भी दीजिए, हमें हमारे साथ इस सहयोग को आगे बढ़ाइए। सिर्फ खरीदारी
खरीदने बेचने के अलावा जी रिफाइंड प्रोडक्ट्स हमसे लीजिए जी वगैरह वगैरह। जी जी इसके साथ साथ और चीज़ें होती हैं हम्म कि आप आर्थिक समीकरणों में ये देखते हैं कि फलाने देश को इन चीज़ों की ज़रूरत है, हम्म तो आप फिर उनके लिए अपनी चीज़ों की को सामने करते हैं। जी अपने जो व्यवसायी हैं जो वो चीज़ बेचते हैं, किसी देश को चावल की ज़रूरत है, जी किसी देश को गेहूं की ज़रूरत है, किसी को मिल्क पाउडर की ज़रूरत है, हम्म तो आप अपने बंदों को सावधान करते हैं कि यहाँ पे बाजार है, यहाँ जी। दवाइयाँ बिक सकती हैं भारत जी। की, यहाँ पे ये हो सकता है वो हो सकता है। हम्म। तो इन सब चीज़ों से हम देश का जो इंटरेस्ट है, नेशन का आगे इंटरेस्ट है, करते उसको हैं। आगे करते हैं। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हो या P2P जो डिप्लोमेसी है, यानी कि जैसे कि सर ने नाइजीरिया का एग्जांपल दिया, तो आई थिंक सर के एग्जांपल से आपको पता लग गया होगा कि देयर आर वैरायटी ऑफ एरियाज जहां पर एक डिप्लोमेट देश से बाहर रहकर देश के हित का काम करता है। कई बार आपको पता भी नहीं होता कि कितनी सारी जॉब्स इसलिए क्रिएट हो जाएंगी कि कोई इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर या फिर उनके साथ जो पूरी टीम है वो वहाँ पर आपके हितों की रक्षा कर रहे हैं या उसको बढ़ा रहे हैं। सर, जब हम सऊदी अरब की बात अभी कर ही रहे थे, तो सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो रिसेंटली स्ट्रेटजिक डिफेंस जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, सो क्या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक फेलियर भी है इंडिया के लिए या फिर नए चैलेंजेस लेकर आ रहा है? शशांक, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जीरो सम गेम तो नहीं है, जो पाकिस्तान को मिला वो हमको मिलना चाहिए था या उल्टा। जी। मैं इस बारे में अलग राय रखता हूँ। ये समझौता जो हुआ है इस साल के कुछ महीने पहले, ये समझौता 5वां रक्षा समझौता है दोनों देशों के बीच। वो पहले 4 समझौते से भारत के हितों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो ये कहना शायद संभाव्य होगा कि 5वें से भी कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। और सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो एक समीकरण है, वो समीकरण सऊदी को ऊंचा और पाकिस्तान को नीचा स्तर पे दिखाता है। सऊदी पाकिस्तान को पैसा देते हैं, सऊदी अरब में रोजगार मिलते हैं, और ले दे करके जब भी पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक संकट आता है तो सऊदी के तरफ भागते हैं और उनसे मदद की गुहार करते हैं। चाहे वो अफ़गानिस्तान से उनकी लड़ाई हो, सऊदी से बीच बचाव करने की बातें करते हैं, या ईरान के साथ अगर कुछ होता है तो सऊदी उनके ऊपर निर्भर करता है। जी। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो सुरक्षा समझौता हुआ है ये केंद्रित है सऊदी की सुरक्षा की, और इसमें जो लैंग्वेज है पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए ठीक है। जो भाषा ऐसी लगाई गई है कि किसी पर भी हमला हुआ तो दूसरा उसकी मदद करेगा, लेकिन हमले की परिभाषा कौन करेगा वो क्लियरली मेंशन नहीं है, वो तो नहीं कहा गया है। लेकिन इससे पहले वाले किसी रक्षा समझौते में ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया गया था, तो इस वजह से भी शायद ज़्यादा यू कैन से प्रतिक्रिया आ रही थी। देखिए, कहना जिस बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और जिस बारे में जो आधारभूत तथ्य हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, उसके बारे में अटकलबाजी करने का फ़ायदा नहीं है। कई लोग यहाँ तक जाते हैं कि पाकिस्तान के जो परमाणु शस्त्र हैं वो सऊदी को मिल जाएंगे, या सऊदी के जो हथियार जो अमेरिका से आ रहे हैं वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे। तो ये सब अटकलबाजी है। छोटा सा सवाल ये है कि इजराइल क्या सऊदी को पाकिस्तान के परमाणु हथियार आने देगा? तो और इसके विपरीत अगर सऊदी पाकिस्तान को हथियार, अपने परिष्कृत हथियार दे देगा
तो सऊदी का भारत के संबंधों के बाद के ऊपर क्या असर पड़ेगा। भारत सऊदी अरब का जो व्यापार है वो दूसरा सबसे बड़ा आयातक है सऊदी अरब से तेल का, चीन के बाद। तो ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में कुछ पत्ते नहीं हैं। और ये सऊदी को भी पता है, उनको भी हमें थोड़ा सा श्रेय देना चाहिए कि वो एक ऐसे संकटपूर्ण माहौल में इतने सालों से अच्छी तरह से अपने देश का हित संभाले हुए हैं। तो वो कुछ ऐसा जल्दबाजी में नहीं करने वाले हैं जी, जिससे कि भारत के साथ उनके बड़े ही महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों पर आ जाए। जी। तो ये सोच करके मेरा तो यही समझ होगी। लेकिन असली परिस्थितियों में क्या होता है जी, और इसमें और भी कोण हैं, ये द्विपक्षीय नहीं है जी। अमेरिका भी और ट्रम्प साहब भी इसमें हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब की मेरे हिसाब से तो उनकी अनुमति या उनकी नेक नज़र के बिना फील्ड मार्शल और क्राउन प्रिंस में ये समझौता नहीं होता। जी जी। सर, इज़राइल पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो आपको लगता है कि जैसे अभी आपने कहा कि कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं मिडिल ईस्ट में, तो इज़राइल पैलेस्टीन का जो कॉम्प्लेक्स है, क्या ये केवल राष्ट्र और धर्म की बातें हैं या इससे ऊपर भी कुछ अन्य कारण भी हैं जो इस पॉलिटिक्स को शेप कर रहे हैं? कारणों की तो कमी नहीं है जी, कुछ कारणों पर हम बात कर सकते हैं। जी, कारणों की कमी नहीं है, और कारण जाए तो हजारों साल तक के दबे हुए कारण उभर करके सामने आ सकते हैं। जी। इस्लाम की जो शुरुआत है जी, उसमें यहूदियों के दौर के लेकर के काफी विसंगतियां रही हैं। और हालांकि इस्लाम में ये माना गया है कि 3 रिलीजन ऑफ द बुक है, मतलब ईसाइयत और यहूदी धर्म के जितने भी पैगंबर हैं जी, उनको इस्लाम ने अपना पैगंबर माना है। जी। लेकिन ये भी कहा है कि मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर है जी, इनके बाद कोई नहीं। तो ये सब, और जिस तरह से पहली या दूसरी शताब्दी इस्लाम के बाद आने के बाद जिस तरह से विसंगतियां यहूदियों और मुसलमानों के बीच में हुई हैं, चाहे वो जेरूसलम को लेकर के, चाहे मक्का मदीना को लेकर के, उससे एक शक का दोनों के बीच में जो फर्क आ गया वो काफी गहराता गया है। और बाद में जब ज़ायनिज़्म को लेकर के एक आंदोलन शुरू हुआ यूरोप में कि यहूदियों का प्रॉमिस्ड लैंड इज़राइल है जी, और वो वहाँ उनको एक अपना देश बनाना चाहिए, और जिस तरह से पाश्चात्य देशों ने, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो और फ्रांस हो, ये एक तरह से हाँ और ना दोनों तरफ बातें करके जिस तरह इज़राइल को का संयुक्त राष्ट्र द्वारा उसको स्थापना की गई, और फ़लस्तीनियों का जो हक था, उनका हक था वो उस देश अपने एक भाग में उनका भी देश होना चाहिए था। जी, जी। वो देश 2 स्टेट सॉल्यूशन कुछ हद तक चला, और फिर उसके बाद उसको भी नकारने की कोशिश की गई जी। और आज जाकर के मसला यही गाज़ा की लड़ाई के बाद सामने है कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन अब इज़राइल की जो लीडरशिप है
वो एक अनुदार तरह की जो नेतृत्व है वो नहीं चाहता कि कोई भी फलस्तीनी देश बने उस जगह पर जिसको कि आप इजराइल के यानी आस पड़ोस में मानते हैं जी। तो इसको लेकर के एक आधारभूत विवाद है और सऊदी अरब इसमें एक दूसरा पक्ष लेता है कि फ़लस्तीनियों को और इजराइल को एक 2 स्टेट सोल्यूशन पर राज़ी होना चाहिए। फ़लस्तीनी तो राज़ी हैं लेकिन इजराइल का आज का नेतृत्व जो है वो इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। फ़लस्तीनी राज़ी हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए, लेकिन आई थिंक सारे ग्रुप्स तो नहीं शायद राज़ी हैं सर। देखिए सारे गुट तो मध्य पूर्व में किसी चीज़ के लिए भी राज़ी नहीं होंगे। आप कहेंगे कि आज सूरज निकला है या चांद निकला है, इस पर भी विवाद होगा। लेकिन जो एक कंसेंशुअल ओपिनियन है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की आप बात कर रहे हैं, पैलेस्टीन अथॉरिटी की भी जी, और कहाँ कुछ हद तक हमास की भी जी। अब हमास 2 साल की लड़ाई के बाद पस्त हो चुका है जी। और जो सीरिया में जो लोग कुछ प्रेशर लेकर के पॉपुलर फ्रंट या डेमोक्रेटिक फ्रंट या और लोग जो थे वो दम भरा करते थे कि इजराइल को सब यहूदियों को समुद्र में फेंक देंगे वगैरह, उस पर आज किसी को विश्वास नहीं है कि ऐसा हो सकता है जी। तो ले दे करके 2 स्टेट सोल्यूशन 2 राष्ट्र अलग अलग बने जी। एक फ़लस्तीनियों का एक इजरायलियों का, इस बारे में कम से कम अरब पक्ष में ये तो मैक्सिमलिस्ट डिमांड रह गई जी, अपेक्षा रह गई जी। इजराइल की मैक्सिमलिस्ट डिमांड बिल्कुल उल्टी है जी कि एक ही स्टेट होना चाहिए, लेकिन वो फिर फ़लस्तीनियों का क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे जी। क्या इजराइल उनको अपने नागरिक बनाएगा? हाँ। इस बारे में भी इजराइल कुछ साफ गोई नहीं करता है। ट्रम्प साहब ने एक नया शगुफा खोला है, वो गाज़ा के फ़लस्तीनियों को वहाँ से सरका देना चाहते हैं और गाज़ा को एक रिवेरा बनाना चाहते हैं जी, जो कि एक अजीब व गरीब प्रस्ताव है जिसमें जो अवास्तविक लगता है। जी जी। लेकिन सर इससे पहले इजराइल में जिस भी प्राइम मिनिस्टर ने 2 नेशन थियरी का कुछ हामी भी भरी है तो वो पॉलिटिकली सक्सेस हो नहीं पाए हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि जो करंट स्टैब्लिशमेंट है, जैसे बेंजामिन नेतन्याहू हैं, राइट ऑफ सेंटर पॉलिटिक्स वो करते हैं, तो क्या यही पॉलिटिकल क्लास है जो केवल इजराइल की बात करती है और किसी तरह के एडजस्टमेंट के लिए, जैसे कि आपने कहा, उदार नहीं है? या फिर जैसे कि आप वहाँ पर काम किया आपने मिडिल ईस्ट में, या और पॉलिटिकल सेक्शंस कुछ आपको ऐसा लगते हैं जो शायद भविष्य में कुछ सोल्यूशन निकालने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए मध्य पूर्व में जो जियोपॉलिटिक्स का कांटा है जी, वो आगे पीछे होता रहता है। इजराइल एक जनतंत्र होने के नाते वहाँ पर विचार जो हैं वो एक तरह से अभिव्यक्त किए जाते हैं, नीतियाँ बनती हैं और उन पर एक सिलसिलेवार तरीके से अमल होता है जी। तो पहल उनके हाथ में रहती है क्योंकि वो एक देश है जी, और एक तरह से विकसित देश बन गया है जिसमें विचारधारा जो है वो आगे रहती है जी। अरब देश विभाजित हैं, उनमें एक विचार बनने में ही, एक नीति बनने में ही समय लग जाता है। कुछ लोग जो है वो इजराइल के साथ समझौता करना चाहते हैं, जैसे अब्राहम अकॉर्ड के लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो असंभव को पर ही यकीन करते हैं। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, इजराइल का विरोध करो और कुछ ना होने दो, जैसे हमास ने 7 अक्टूबर 2022 को किया तो 23 को किया
कि कुछ ऐसी परिस्थिति बना दो जिससे कि युद्ध रहे या जी। दोनों के बीच में विषमता आ जाए। तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। और जो जाहिर है कि जो स्थिति सामान्य होने देना चाहते हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। स्थिति बिगाड़ने वालों को तो जल्दी ही वो एक छोटा सा चिंगारी लगाने से अगर विस्फोट होता है तो आराम से किया जा सकता है। एक चुटकुला वहाँ पर काफ़ी मशहूर है अरबों में। कहा जाता है कि नील नदी में हर साल बाढ़ आती है। तो नील नदी में बाढ़ आ गई और एक बिच्छू जिसको कि तैरना नहीं आता था वो डूब रहा था और बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगा रहा था। एक मेंढक बगल से गुजर रहा था। उसने उस मेंढक से कहा, मुझे बचा लो, मैं भी तुम्हारी तरह एक ही इसी जंगल का हिस्सा हूँ। तो मेंढक ने कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम मुझे डंक मारोगे और हम और तुम दोनों ही मर जाएंगे। तुम्हें तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा तो तुम क्या बच पाओगे? तो बिच्छू हाँफते हुए पानी में ऊपर नीचे होते हुए कहता है कि अरे भाई, क्या ये युक्ति संगत होगा? अगर मैं तुम्हें डंक मारूंगा मैं भी तो मरूंगा। तो खुद ही सोचो, क्या मैं खुद मरने के लिए ये करूंगा? तो कहते हाँ, जो तुम कह रहे हो लॉजिकल तो लग रहा है। तो चलो आ जाओ, पीठ पे बैठो और पार चलते हैं नदी के। तो पीठ पे बैठा लिया और नदी के पार चलने लगे। बीच में जो हुआ सो हुआ। बिच्छू ने मेंढक को डंक मारा और मेंढक के अंदर जहर फैलने लगा और मेंढक का हाथ पांव फूले और तैरना वैरना बंद और डूबता डूबता जा रहा था। उसने कहा, पर तुमने तो कहा था कि ये ऐसा करोगे तो करूँगा तो हम तुम दोनों ही मर जाएंगे और ये इलॉजिकल होगा। तो बिच्छू मुस्कुराया और कहता है कि हाँ, पर मेरे दोस्त, ये तुम कैसे भूल गए कि ये मध्य पूर्व है, यहाँ पे कोई चीज़ लॉजिकल नहीं होती। जी। तो लॉजिक को अपनी जगह पे रखिए, मध्य पूर्व को अपनी जगह पे रखिए। कभी कभी लॉजिक काम आ जाता है, लेकिन अक्सर नहीं आता। आपको लगता है सर, जो वेस्टर्न मतलब जो एरिया है, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट कहें, मध्य पूर्व कहें, तो इस एरिया की समस्याओं का एक कारण पश्चिमी देश और उनकी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान और उसके बाद की जो पॉलिसी है 1917 एग्रीमेंट, साइकस-पाइकेट एग्रीमेंट, स्पेशली वहीं से कनेक्ट होती है स्टोरी? बिल्कुल। ये वहीं से नहीं जी, बल्कि उससे पहले से ही। देखिए, यहूदियों का आखिरी मंदिर तोड़ा गया था 70 BC में। उसके बाद यहूदियों को रोमन्स ने फैला दिया जी, और फिर ईसाईयत आ गई जी। ईसाईयत और यहूदियों का मतलब 36 का आंकड़ा था जी। तो उसकी वजह से भी यहूदियों को निष्कासित किया गया। और यूरोप में जहाँ यहूदी के जाके बसे ज़्यादातर जी, वहाँ ईसाईयत का बोलबाला हुआ। तो ईसाईयत के जो धार्मिक या राजनीतिक नेता थे, उन्होंने भी यहूदियों को दरकिनार, कईयों ने उनका शोषण किया जी। पूर्वी यूरोप में ख़ास तौर पे यहूदियों के खिलाफ प्रोग्राम हुए, जिनकी की परिणति नाज़ी जर्मनी में हिटलर द्वारा की गई जी, जिन्होंने जूस को एक्सटर्मिनेट करने की कोशिश की। अब ये 19वीं शताब्दी से में जा कर के अमेरिका में जो यहूदी थे, उन्होंने ये मुहिम चलाई कि हमारा अपना देश जब तक नहीं होगा, हमारा तब तक शोषण होता रहेगा जी। वो देश
चाहे वो है यहूदी यूरोप में हो चाहे अमेरिका में हो, वहाँ नहीं, देश बनेगा फ़लस्तीन में। जी। और इसको हवा दी गई पाश्चात्य देशों द्वारा। तो एक तो ये वजह हुई जी। दूसरी वजह इसका हवा देने का जो पहले तो पंखे से हवा दी गई, पर बिजली का पंखा जब लगा वो साइक-पिको एग्रीमेंट, बाल्फोर डिक्लेरेशन से आया, जिसके बारे में आप इशारा कर चुके हैं जी। और उसके बाद से यहूदियों को फिर एक तरह से अनुमति मिल गई कि आप जाएं, फ़लस्तीन आपका है, बसें वहाँ जाकर। तो एक ज़ायनिज़्म की परंपरा चालू हुई और उसमें ब्रिटिश मैंडेट ने अपना, आपको मालूम है जी, अपना दबदबा दिखाया। सर, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स जो डेप्यूटेड होते हैं डिफरेंट हमारे फॉरेन ऑफिसेज में, तो जब उनको हमारे अलग अलग मंत्रालयों से कोऑर्डिनेट करना होता है या राज्यों से कोऑर्डिनेट करना होता है, जैसे कहीं समिट्स होती हैं, तो उसमें भी हमारे जो भारतीय विदेश सेवा है वो एक अच्छा योगदान निभाती है। उस पर कुछ हाईलाइट करेंगे सर, कैसे वो काम होता है इंटरनली? आपने बड़ा उपयोगी और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, जो कि भारतीय विदेश नीति का और विदेश सेवा का एक अंतरंग हिस्सा है जी। इसमें इसको और अगर आगे और बढ़ाएं जी, सिर्फ सरकारी स्तर पर ही नहीं, मीडिया के लेवल पर जी, प्राइवेट सेक्टर के साथ जी, और भी कई खिलाड़ियों के साथ कि कई स्तरों पर आपको जो विदेशों के साथ संबंध है उनको परिमार्जित करना होता है। और ये काम आप ही कर सकते हैं क्योंकि विदेश सेवा के माध्यम से, क्योंकि आपके पास वो जानकारी है, आपके पास आपकी उंगली में वो नब्ज है, जो कि जैसा मैंने बताया कि वो धड़कन नापती है उस देश की। तो कई तरह से ये चीज़ें की जाती हैं। आजकल विदेश नीति सिर्फ युद्ध या भाषणों की नीति नहीं रह गई है जी। इसमें राजनीतिक शिष्टमंडल भी जाते हैं, लोकसभा के सदस्य जाते हैं, उनका शिष्टमंडल जाता है, पत्रकार जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए उस देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों का, और इसी तरह से खेल होते हैं, लेखक लोग जाते हैं, बुद्धिजीवियों का आदान प्रदान होता है, चाहे वो डावोस हो, चाहे यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज हों, व्यापारिक जगत के लोग हों जो एक दूसरे के यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की बातें हों, ये सब चीज़ें डिप्लोमैट्स के लिए एक अवसर पैदा करती हैं जी। और इनका दोहन किए बिना डिप्लोमेसी पूरी नहीं हो पाएगी। वो ज़माने लग गए जबकि क्लासिक डिप्लोमैट एक ब्लिंकर लगाए हुए सीधे सिर्फ विदेश मंत्रालय जाता था और अपने विदेश मंत्रालय को खबर करता था। आज आपका रक्षा का भी मामला है, आप व्यापार समझौते भी हैं, आज आपके टैरिफ के ऊपर भी निगोशिएशन हैं। आज ये सब जो है एक बहुत ही व्यापक स्तर पर आम नागरिक के जीवन में विदेश नीति का आगमन हो चुका है जी। एक किसान हो उसके लिए अगर अमेरिका के टैरिफ की बदौलत सोयाबीन इंपोर्ट करने का लाइसेंस दे दिया जाए जी, या भारत से चावल निर्यात हो अमेरिका को जी, या फिर दूध मिल्क पाउडर अमेरिका से आए जी, एक आम व्यक्ति के लिए ये एक मसला है जी, सीधा लाइफ इम्पैक्ट होती है हित जी और अहित इसमें निहित जी। तो ये सब चीज़ें एक तरह से इंटेंसिफिकेशन ऑफ डिप्लोमेसी है जी।
और इसको लेकर के आप कोई निर्धारित कर सकते कि ये तो देसी मामला है, ये विदेशी मामला है। आज ऐसी ये कोई अंतर boundaries? खत्म हो चुके हैं। जी। और चाहे वो आपकी अपनी इमेज हो, चाहे प्रेस फ्रीडम की बात हो, चाहे भाषा घर के बातें हों, आप ले दे करके विदेशों के साथ आप बंधे हुए, गुंथे हुए। जी। तो इनमें एक तरह से बहुत अच्छा असर भी होता है और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है विदेश सेवा के लोगों को। अच्छा ये होता है कि आप देश के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आप सामंजस्य करते हैं। अगर आपको डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी करनी है तो आप फिनांस मिनिस्ट्री के साथ उनकी फिनांस मिनिस्ट्री को जोड़ेंगे। रक्षा समझौता करना है तो रक्षा मंत्रालयों को जोड़ेंगे। सांस्कृतिक आदान प्रदान करना है, फिल्मोत्सवों में भाग लेना है, जोड़ेंगे। डावोस जैसी जगह पर जाना है तो वहाँ भी हित आपका देश के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे और हो, उनके साथ जुड़ेंगे। जी। कई उदाहरण ऐसे होते हैं कि भारत के व्यापार जगत के लिए या आर्थिक मंडलों के लिए जो अवसर पैदा होते हैं उनका वो ज्ञान की कमी की वजह से उनका दोहन नहीं कर पाते। जैसे यूएई के साथ सेपा है लेकिन उसका यूज कैसे करना है वो बिजनेसमैन को नहीं पता। एग्जैक्टली जी। कई ऐसे हैं, कई देशों में, अब उदाहरण नहीं दूंगा लेकिन एक देश में जब था मैं वहाँ पर चावल के आयात पर प्रतिबंध था। जी। भारत से चावल के आयात कहीं से भी। अच्छा, कहीं से। वो कहते थे कि हमारा ही चावल जी इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है। और उनका चावल लोग पसंद नहीं करते थे, बासमती चाहिए उनको। जो अभिजात्य वर्ग के लोग जो वहाँ पर हैं। जी। कपड़ा, वो कहते कपड़ा भी विदेश से नहीं आएगा, हमारे अपने कपड़े इस्तेमाल हों, जो सूती कपड़ा वहाँ पर होता है। जी। लेकिन ये सब चीज़ें स्मगल होती थी। अब आप क्या करेंगे? बगल के देश से स्मगलिंग होती है, आप होने देंगे या आप व्यवस्थित तरीके से कहेंगे कि साहब हम तो गैर कानूनी चीज़ें नहीं होने देंगे? तो कुछ हद तक मेरी ये इस बारे में लचीला रवैया था। वो इतना बता दूं कि चावल का, जिस देश का नाम लेना वांछनीय नहीं है, लेकिन चावल का जो भारत से खपत हुई उस देश में वो $1 बिलियन की थी, जबकि सरकारी तौर पर प्रतिबंध था। जी। लेकिन अगर आप ना करते तो थाईलैंड क्या है, वियतनाम का चावल आना था। बिल्कुल। आप अगर कपड़े न बेचेंगे, आप कहेंगे हम तो गैर कानूनी चीजें नहीं होने देंगे, तो वो कपड़ा चीन से आ जाएगा। तो दवाइयाँ और भी कितनी सारी चीजें जो हैं इस तरह के आपको अपने स्टेक होल्डर्स के साथ औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से सामंजस्य बना के रखना पड़ता। और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि भारत की कंपनियां सीधे सामान नहीं भेजना चाहती। चाड, जहाँ पे मैं राजदूत था नाइजीरिया में रहते हुए, वहाँ पे काम करता था, वहाँ पर भारतीय मोटरसाइकिलें मिला करती थी, लेकिन सरकारी तौर पर भारत से कोई आयात नहीं, निर्यात नहीं था।
ऑफिशियल डाटा में कुछ नहीं आता था। जब पता किया गया तो बताया गया कि यूएई से लोग खरीदते हैं और यूएई भारत से खरीदता है और वहाँ के व्यापारी जो हैं वो ले जाते हैं। अब उसमें दिक्कत ये थी कि आप स्पेयर पार्ट्स नहीं होते, मेंटेनेंस नहीं होती, तो एक बार आपकी मोटरसाइकिल के स्पार्क प्लग खराब हो गए तो मोटरसाइकिल बेकार हो गई। तो ऐसी परिस्थितियों में राजदूत क्या करेगा? यही कोशिश करेंगे ना कि जो बेच रहा, जिसकी मोटरसाइकिल की ब्रांड यहाँ पर है जी, बिक रही है जी, और उसका बाजार है, उसको मनाएंगे कि तू सीधे बेच, सर्विस सेंटर खोलो जी, यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स होने चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, और ये लोग हैं जो कि आपके एजेंसी लेने को तैयार हैं, इनसे बात कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें, जैसा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये राजदूत के काम या कूटनीतिज्ञों के ये काम होते हैं जी। और सीधे भारत के मोटरसाइकिल उत्पादकों को या निर्यातकों को पता भी नहीं है कि चार्ट में हमारी चीज़ बिक रही है जी। वो तो यूएई को बेच रहे हैं, दुबई जाती है उनका सामान जी। तो ये सब अगर सीधे जाएगा वही चीज़ तो हमें सारा फायदा हमें होगा और व्यापार बिचौलियों को नहीं होगा जी जी। लेकिन अभी भी सर यूएई को ही ट्रांसशिपमेंट हब की तरह मेजरली यूज़ किया जाता है अगर हम नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें ट्रेड विद इंडिया। मेरा इस बारे में विचार कुछ अलग है जी। पहली बात तो ये है कि इसको दो तरह से देखा जाना चाहिए। कुछ तो ऐसे देश हैं जहाँ पर कि सीधे भारत से जा ही नहीं सकता, पाकिस्तान जी, तो यूएई के माध्यम से अगर जाता है जी तो वो बोनस है, हमारा सामान हमारा तो सेल हो ही रहा है जी। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जैसे चाड जी, या अफ्रीका के या सेंट्रल एशिया के राज्य जो देश जो हैं जी, वहाँ पर यूएई के माध्यम से अगर आप बेचेंगे तो जाहिर है कि यूएई अपना फ़ायदा देखेगा बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, मेंटेनेंस नहीं होगी, सर्विसिंग नहीं होगी, तो आपकी कंपनी बदनाम होगी। क्या बेकार की चीज़ बना के भेज दी है, ये तो 6 महीने में ख़राब हो गई जी। तो अगर आप मना लेते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को, चाहे व्यापारी खुद हों, चाहे निर्माता हों, चाहे और लोग हों, कि ये एक समग्र तरीके से बेचा जाए सामान, लेकिन इसका एक कारण ये सब चीज़ें जो हैं वो मतलब सवाल जो था वो उस तरफ था जी जी कि ये सब चीज़ें जी इस तरीके हमें उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करना है। सबसे अच्छी बात जो ये है कि ये सब मुफ्त में है जी। ये भारतीय व्यापारियों को कुछ किसी को कंसल्टेंसी की फीस नहीं देनी पड़ती है कि राजदूत से मिल लीजिए या दूतावास से बात कर लीजिए जी। वो तो इस काम के लिए ही वहाँ पर भेजे गए जी कि जानकारी इकट्ठा करें और जानकारी शेयर करें लोगों के साथ जी। तो लेकिन कभी कभी होता इसका उल्टा है। जो बड़ा व्यापारी है या व्यवसायी है भारत में, उसकी श्रद्धा न्यूयॉर्क में बैठे हुए कंसल्टेंट पर ज़्यादा है और भारतीय दूतावास पर कम है जी। क्योंकि भारतीय दूतावास तो अपना ही बंदा है जी। वो जो है MBA है आईवी लीग यूनिवर्सिटी से, मैनेजमेंट स्कूल से, तो उसकी बात ज़्यादा जोर है। उसको मैं $10,000 दे रहा हूँ इस बात के जी, तो उसकी बात ज़्यादा वजन रखती है जी। ये नहीं समझते हैं कि वो जो आईवी लीग का ग्रेजुएट है MBA का, वो कभी सेंट्रल अफ्रीका गया ही नहीं है। बैठे बैठे वो जो है वो IMF की रिपोर्ट और फलानी रिपोर्ट पढ़ा करके और वो उसकी आपके लिए रिकमेंडेशन बना देता है जी। फैक्ट है सर। तो ये इस तरफ रुझान होना चाहिए। हमें इस तरफ भी एक जो परिस्थिति झेलनी पड़ती है जी। अब लोगों की समझ में आ रहा है कि जो वैसा नहीं है कि गोरों के पास या पाश्चात्य देशों के पास जो सारी जानकारी है वो पैसों के लेकर के उपलब्ध है जी। तो धीरे धीरे करके
अपने लोगों पर विश्वास या अपने लोगों पर जो भरोसा बढ़ रहा है और ये आगे चल के और बढ़ेगा, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। सर, सॉफ्ट एंड हार्ड डिप्लोमेसी पर हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। सो इफ़ यू कैन एलैबोरेट विद सर्टेन एग्जांपल्स कि एग्जैक्टली हम इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। डिप्लोमेसी की एक ही तरह की डिप्लोमेसी होती है जिसमें कि विदेशों के ऊपर आपके हितों को नज़रअंदाज करने के से रोकने के लिए कि आपके हितों का वो परिमार्जन करें जी, आपके हितों को आगे बढ़ाएं जी। इसके कई माध्यम हो सकते हैं। तो इस बारे में हार्ड और सॉफ्ट का एक आर्टिफिशियल सा, कृत्रिम सा एक विभाजन किया गया है। हार्ड डिप्लोमेसी वो है जिसमें कि आप जो है उनकी आँखों से आँखें मिला करके तरेर करके उनको मजबूर करें आपका लोहा मानने के लिए, चाहे वो टैरिफ के थ्रू हो, चाहे मिलिट्री पोस्चरिंग हो जी। सैनिक तौर पर सबसे पहले तो गनबोट डिप्लोमेसी या सैनिक आक्रमण की धमकी देने के बाद या सैनिक आक्रमण के बाद, जैसे यूएसए वेनेजुएला के साथ रिसेंटली कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। या आपके ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं, वो भी एक तरह से हार्ड डिप्लोमेसी है जी। उसका दूसरा पक्ष को पता है कि उससे मुझे नुकसान होना है, लेकिन वो कम नुकसान वाले ऑप्शन को वो उसमें से लेता है जी जी, कि युद्ध करूं या ना करूं या सरेंडर कर दूं या जो मुझे दिया गया है, जो चॉइसेस मेरे सामने रखी हैं उसमें जिसमें कि मेरा सर्वाइवल जिससे हो या मेरा हित जिसमें निहित हो, मैं उसको करूं। तो ये तो हार्ड डिप्लोमेसी जी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो होती है उसमें इसी बात को उस तरीके से किया जाता है कि जिससे कि आपकी इज्जत सबके सामने खराब ना हो, आपकी पगड़ी ना उछाली जाए। तो आपको साम दाम दंड भेद सब तरीके से आपको मनाया जाता है जी। तो आप दाम तो आपने देख लिए जी, कि दंड देख लिया जी, दाम टैरिफ हो गए जी, दंड हो गया लड़ाई जी, साम और भेद, ये जो है ये भेद हो गया, गुप्तचर वाला मामला कि आपने तोड़ लिए, उनके बीच में विवाद पैदा कर दिया वगैरह वगैरह। साम जो है वो आपने किसी की बड़ाई कर दी, कहा आप तो इतने अक्लमंद हैं, आपके तो हम कायल हैं और आप जैसा तो हमने देखा नहीं कोई, अब आप ये कर दीजिए तो और अच्छे हो जाएंगे। समझ गए। जैसे कि या फिर आप अपना महिमा मंडन करें दूसरे के द्वारा। मान लीजिए तीसरा देश कहता है कि भारत से अच्छा तो आपके लिए कोई अनुकरणीय उदाहरण ही नहीं है, या उन्हीं के देश में से आपने कुछ को उकसाया कि वो कहें साहब जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं सफल रही हैं वैसे ही हमें भी अमल करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी में मानी जाती हैं जी। इसमें आप अपरोक्ष रूप से करें या परोक्ष रूप से करें, डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, चाहे क्रिकेट से करें या पोस्टेज स्टैम्प से करें जी, या आप गुडविल विजिट अपने जहाज़ों की कराएं वहाँ पर, या उदाहरण के लिए अपने नृत्य मंडल भेजें, सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, ताकि उनके ऊपर एक तरह से ये स्थापित हो कि इनकी संस्कृति, इनकी फिल्में, इनके संगीत जी और इनके समाचार पत्र जी जो हैं वो हमारे लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। हम इनकी तरफ अगर जाते हैं
तो इसमें हमारा ही यानी हमारी सज्जा बढ़ेगी, हमारी इज्जत बढ़ेगी वगैरह वगैरह। जी तो ये जो है ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी में गिना जाता है। जी इसके कई दोनों के कई उदाहरण आते हैं। जी और कई ये एक तरह से कई स्थूल तरीके से भी होती है। जी आपने पैसे बांट दिए, ग्रांट्स दे दिए, जैसे अफ्रीका में प्राइमरी टू, मतलब ये कि आपने किसी को रोलेक्स की घड़ी दे दी, किसी को सोने के गहने दे दिए, किसी को कुछ और पकड़ा दिया, या किसी के नाम पे स्टेडियम खोल दिया, या किसी के नाम पे वो सब चीज़ें मूर्ति लगा दी कहीं पर आपने उस देश के किसी अमीर आदमी की या किसी, और उससे कहा कि तू पैसे दे दे, तेरे नाम पे हम कॉलेज खोल देंगे यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें जी। तो आर डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व इन दीज काइंड ऑफ डिप्लोमेसीज, जैसे गिफ्ट इंसेंटिव्स देना? साहब आमतौर पे डिप्लोमेट्स तो जहाँ डिप्लोमेसी है वहाँ डिप्लोमेट बाय डेफिनेशन होगा। जी जी। उस परोक्ष रूप से होता है या अपरोक्ष रूप से होता है जी, ये अलग अलग विचारणीय चीज़ है। जी जी जी। तो लेकिन क्यों, एक तो ये जो है, और इसमें आप ये ना समझें कि दोनों में से कौन सी चीज़ बेहतर है या कौन सी चीज़ खराब है। हर एक का अपने अपनी जगह सिचुएशन तो है। जी। पाकिस्तान के साथ आप सॉफ्ट डिप्लोमेसी करिएगा तो मेरे ख्याल से नुकसान उठाना पड़ेगा, ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होगी, ज़्यादा इसका असरदार नहीं होगी। जी जी। उनके लिए हार्ड डिप्लोमेसी करनी होगी। जी। दूसरी ओर कई देश ऐसे हैं जिनके साथ अगर आप हार्ड करेंगे, ट्रम्प साहब ने आप पे टैरिफ लगाया, आपने भी उन पे टैरिफ लगा दिए, तो क्या होगा? नुकसान ज़्यादा होगा। तो राह साहब भी जो है वो जो भी थोड़ा बहुत एक दूसरे की ओट है वो भी निकल जाएगी। जी जी। तो आप अपने डायस्पोरा का इस्तेमाल करते हैं, आप उनके डायस्पोरा का इस्तेमाल करते हैं, आप पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ाते हैं। और ऐसा ना समझें कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी ज़्यादा कारगर नहीं है। उदाहरण देता हूँ, अमेरिका द्वितीय महायुद्ध के बाद से हर साल मेरे ख्याल से एक परंपरा है कि अमेरिका को व्यापार घाटा रहता है जी, हमेशा डेफिसिट में रहता है जी। लेकिन अमेरिका का डॉलर ऊपर है। क्यों? सॉफ्ट डिप्लोमेसी की वजह से। उनकी फिल्में भी चलती हैं, उनका कोका कोला बिकता है, उनका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिकता है, उनके सारी चीज़ें जो हैं वो दुनिया भर में मशहूर हैं। और उनसे प्रेरणा ली जाती है। हर चीज़ जो प्रेरित करते हैं अमेरिकन, उसमें उनका पैसा बनता है। हाँ, जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है वो एक तरीके से उनके इकोनॉमिक स्टेटस को भी बढ़ाती है, जाहिर सी बात है। और अगर युद्ध की बजाय, युद्ध भी खर्चीला होता है जी, जैसे कि बताया जाता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने जो 20 साल का युद्ध किया है जी, $2 ट्रिलियन उसके खर्च हुए। कहा जाता है अभी तक इंटरेस्ट पेमेंट चल रहा है। एग्जैक्टली। तो अगर सॉफ्ट डिप्लोमेसी से वो हल किया जा सकता तो वो $2 ट्रिलियन बचे होते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और दबदबा होता। बिल्कुल। अब दबदबा नहीं है। अमेरिका ने $2 ट्रिलियन खर्च भी किए, उसके बाद भी अब चाहे बागराम एयरबेस हो चाहे जो कुछ हो, उनको तालिबान सुना देते हैं। बिल्कुल सुना देते हैं। ठीक है सर। कोई उनका बचा नहीं। इसी तरह से कितनी चीज़ें उदाहरण दिए जा सकते हैं कि जिनकी वजह से सॉफ्ट डिप्लोमेसी जहाँ तक हो सके उसको अख्तियार करना, यही चुनाव करना बेहतर रहता है, ताकि खून खराबा ना हो। बिना बात की जो जंगें जिनका अंत आप कभी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ये शुरू तो कर दूंगा पर अंत कैसे होगा, उन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत न पड़े आपको। जी सर, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को कहा जा रहा है कि ये मेजरली फेल हो चुकी है, कंसिडरिंग बांग्लादेश, नेपाल और कुछ टाइम पहले आपका मालदीव्स भी। आपका इस पे पर्सनली क्या ओपिनियन है? अगर एक
उपहास के तौर पे कहूँ, उरुग्वाय और पैराग्वाय के साथ आपके जो संबंध हैं वो आप चाहे युद्ध कर दें, चाहे युद्ध विराम कर दें, चाहे उनके साथ अच्छे सांस्कृतिक संबंध रहेंगे या न रहें, उनका महत्व कम है जी। लेकिन आप अपने पड़ोसियों के साथ जैसे भी आपके संबंध हों उनका महत्व ज़्यादा है जी। तो जो जितना पास होता है भौगोलिक तौर पर जी उतना ही उसके साथ खटपट ज़्यादा होती है जी। जैसे कहते हैं अगर रसोई में बर्तन होंगे तो खटपट होगी ही। तो ये बर्तन एक ही रसोई में, साउथ एशिया की रसोई में है और खटपट होगी। लेकिन साउथ एशिया की रसोई में ज़्यादा खटपट होती है जी। अगर हम कंपेयर करें यूरोप से। नहीं, आप हम तो किसी को देश को अपना 51वां राज्य नहीं बनाने जा रहे हैं, हम तो ग्रीनलैंड को हथियाने नहीं जा रहे हैं, हम तो पनामा कनाल को लेने नहीं जा रहे हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही साथ ऐसा है जी। यूक्रेन और रूस के बीच में अगर जो हो रहा है जी। अगर उनका बस चले, दोनों में से किसी भी देश का बस चले, वो कहें दूसरे को दूर भेजो, हमें उसका पड़ोस में नहीं रहना है। तो पड़ोस के संबंध जो हैं जी वो जाहिर है कि पेचीदे होते हैं और इसमें अगर आपको जातीयगत या धार्मिक या ऐतिहासिक विश इसमें मिला दिया जाता है तो परिस्थिति और खराब है जैसा कि साउथ एशिया में अक्सर रहा है जी। साउथ एशिया का यानी दक्षिण भारत का, दक्षिण एशिया का जो इतिहास है वो आपसे अवगत नहीं है जी। आप जानते हैं धार्मिक युद्ध हुए हैं, आप जानते हैं किस तरह से बाहर से आए और उन्होंने अपने लोग चुने और धर्म के हिसाब से या और चीज़ों की वजह से वहाँ पर आपस में फूट रही जी। जिसका फ़ायदा बाहर के लोगों ने भी उठाया जी। और अंदर भी। तो ये जो एक आर्थिक विरासत या ऐतिहासिक विरासत जो हमें जी उसको झुटलाया नहीं जा सकता और इसमें एक जो और चीज़ आती है वो आती है कि छोटे देश हमेशा बिग ब्रदर के ऊपर अपनी समस्याओं को एक्सटर्नलाइज करते, बाह्यीकरण करते जी कि हमारा देश तो ठीक है, हमारा नेतृत्व भी ठीक है, लेकिन बाहर का जो बड़ा भाई है वो हमें चैन से रहने नहीं देता और अंदर भी निहित स्वार्थ बन जाते हैं जो कहते हैं मैं ही हूँ जो तुम्हें उस बड़े भाई से बचाए हुए हूँ। अगर पाकिस्तान की सेना तगड़ी ना होती तो पाकिस्तान को अब तक भारत ले गया होता जी। या अगर नेपाल में राजशाही ना होती तो भारत अब तक खत्म कर मिला लिया होता या मालदीव के ऊपर भारत का शिकंजा और कस गया होता या श्रीलंका में तमिल हावी हो गए होते। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अंदर की राजनीति जी को बरगलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है जी। और कुछ समय पहले तक ऐसा था कि भारत को एक चांटा मारो तो वो दूसरा गाल आगे कर देता था। अब ऐसा नहीं हो रहा है तो भारत को एक तरह से विपिंग बॉय नहीं बनाया जा सकता चीज़ों के लिए और इसको स्वीकार करने में देर हो रही है। फिर जो जेन जी जो आ रहा है उसने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब देना जो अभिजात्य वर्ग है वहाँ का जी जो
संस्थागत जो लोग वहाँ पे इलीट जो हावी हैं सत्ता पर या आर्थिक स्पेस में जी, उनके पास जवाब नहीं। नेपाल या बांग्लादेश में बेरोजगारी क्यों है, जबकि जो नेपो बेबीज हैं वो अय्याशी कर रहे हैं। जो चुनाव होते हैं वो अनिर्णायक क्यों होते हैं, नॉन रिप्रेजेंटेटिव क्यों होते हैं, जो भी चुने जाते हैं वो जनता की समस्याओं को हल करने में की बजाय अपना पेट भरने में क्यों लग जाते हैं। ये सब सवाल जब उठते हैं तो ऐसे मसले उठा दिए जाते हैं इनके सामने जी, कि हम तो ठीक है, लेकिन नई दिल्ली नहीं होने देता है ये सब। जी, इनकी जो उनकी खुद की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो लार्जली डिटरमाइन कर रही है आउटकम्स इन आर रिलेशंस। सर, बांग्लादेश को लेकर ये भी कहा जाता है कि शेख हसीना जी की जहाँ तक बात है तो उनको प्रोटेक्ट करा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रायल वहाँ पर हो रहा है तो वहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो ऐसे में अगर भारत एक्स्ट्राडाइट करता है तो वो उन प्रिंसिपल्स के साथ भी गलत होगा जिन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं, प्लस हम अपना एक स्ट्रॉन्ग एलाय खो देंगे। आपका इस पर क्या मत है? देखिए, परिस्थिति जो है वो अभी इस लायक नहीं है कि इसमें राय दी जाए। ओके। लेकिन जो फैक्टर्स इसमें आएंगे उसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो ये होगा कि बांग्लादेश में जो परिस्थितियां इस समय हैं, अगर हम हस्तांतरण कर भी देते हैं शेख हसीना का जी, तो क्या वो समस्याएं उसके उस दिन के बाद से, फांसी देने के बाद से, क्या भारत बांग्लादेश के संबंध सामान्य हो पाएंगे? ऐसा बलि अगर दी जाती जी, इतिहास गवाह है कि ये इस तरह के तुष्टीकरण से फायदा नहीं जी। दूसरा, अगर ऐसा किया जाता है तो किसी भी देश का सरबराह नेता भारत का समर्थन करेगा भविष्य में कि मैं तो आपका समर्थन करता था जब मैं सत्ता में था, जब मुझे सत्ता से निकाला गया या गैर कानूनी तौर पे मुझे हटा दिया गया, क्रांति हो गई जी, तो आपने दूध की मक्खी की तरह से हमें निकाल दिया जी। तो कौन फिर भारत की पक्ष रखने में कोई भी, वैसे ही जैसा कि जिक्र किया कि बाह्यीकरण दिल्ली की तरफ सारे ठीकरा फोड़ा जाता है, तो अगर ऐसा किया जाएगा जो नहीं भी ठीकरा फोड़ते हैं वो करने लग जाएंगे, तटस्थ होंगे इस समय, वो भी कहेंगे कि इसकी बजाय तो हम जो भी बहुमत का राय है उसी के साथ चलते हैं। ठीक कह रहे हैं सर, फैक्ट है। तो हमें अपने एलाय के सोचना। तीसरा, राजनीतिक परिस्थितियां अस्थिर हैं जी, किसको पता है कि कल क्या होगा, शेख हसीना की फिर से गुड्डी ऊपर जाए जी। अगर हम उनको दे देते हैं या उनके ऊपर ये तलवार लटका देते हैं कि दिया जा रहा है, सोच रहे हैं जी, और वहाँ पे दोबारा एक तरह बवाल उठता है और शेख हसीना वापस जाती हैं, फिर से उनका स्वागत होता है, तो अब शेख हसीना क्या करेंगी? तो ये सब चीज़ें सोचने की चीज़ें जी, और भारत उन देशों में से नहीं है जो कि अपने हितैषी जो हैं, जो मित्र हैं, उनको टेक इट एंड यूज इट वाले हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर दे। तो
ये करना मेरे ख्याल से अप्रासंगिक ही नहीं होगा जी ये आगे के लिए एक गलत उदाहरण भी रखें। जी सर, ऑन दिस नोट हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स होते हैं प्लस पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, सो सर वो आपके एडिटोरियल्स को पढ़ते हैं और आपको कोट भी करते हैं अपने आंसर्स में, इंडिया अफ्रीका फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि विदेश सेवा के अपने अलग इसका चार्म है और इसकी तुलना जो देश में जो सेवाएं हैं उनसे करना एक तरह से बेईमानी होगी। आपको एक तरह से अपने आप को टटोलना है कि क्या किस काम के लिए आप ज़्यादा उपयुक्त हैं और इस काम को करने में आपको जो हानि हो सकती है व्यक्तिगत तौर पर, उसको आपको जो लाभ होने वाले हैं उनके साथ तुलना करके एक तराजू किस तरफ बैठता है फैसला करना है। जैसे कि उदाहरण देता हूँ, लाभ तो कई हैं जैसे गिनाया, उसमें से एक लाभ ये भी है कि नौकरी के 10 साल 12 साल ख़त्म होने के बाद भी मैं अपने आप को सजग पाता हूँ और मेरे विचार पढ़े जाते हैं और मेरी जो विशेषज्ञता है उसकी प्रशंसा होती है जी। तो अगर आप की नौकरी आपको 35 साल बाद इस लायक बना देती है कि आप समाज के लिए आगे भी उपयोगी रहते हैं, तो ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी सर। नौकरी अगर आप आज के लिए सोच रहे हैं, आज 35 साल या 30 साल की उम्र में आप अगले 35 साल की नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, तो जाहिर है कि आप एक फैसला लेंगे कि ये मैं इसके लिए ज़्यादा उपयोगी हूँ, सूटेबल हूँ, या ये नौकरी मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं होती जी। उसके बाद भी अगर आप उपयोगी बने रहते हैं, आप एक तरह से फॉसिलाइज नहीं हो जाते, आप सत्ता या अथॉरिटी, डंडा या सीआरपीसी वगैरह के लिए एक के बिना जीवन नहीं गुजार पाते हैं जी। तो वो एक कमज़ोरी होती है। कई नौकरियां ऐसी हैं जिनमें कि एक तरह से उन्माद होता है सत्ता का, अथॉरिटी का। आप किसी को जेल भेज सकते हैं, आप किसी पर जुर्माना कर सकते हैं, आप किसी को लाइसेंस दे सकते हैं वगैरह वगैरह। विदेश सेवा में ये सब नहीं है। तो आपकी नॉर्मल सिचुएशन जो है वही रिटायरमेंट के बाद नॉर्मल सिचुएशन रहती है। लेकिन अगर आप अधिकारी हैं देश में और आप रिटायर होते हैं तो आपको थोड़ा सा झटका लगता है, एक विड्रॉल सिंड्रोम होता है, वो उसके बारे में भी सोचना चाहिए आपको। दूसरी ओर विदेश सेवा में क्योंकि आप बाहर रहते हैं, और मैं साफ कहता हूँ कि बाहर जो अगर 120 के आसपास हमारे दूतावास हैं जी, उसमें से 90 दूतावास ऐसे देशों में होंगे जहाँ की जीवन की परिस्थितियाँ दिल्ली से ख़राब होंगी या दिल्ली जैसे ही होंगी। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई न्यूयॉर्क या हर कोई लंदन या पेरिस जा रहा है। अफ्रीका में भी लोग जाते हैं जी, अरबों में भी लोग जाते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी जीना होता है। तो
ये सब आपको सोच के चलना है। अगर आप कोई अंतर्राष्ट्रीय बैंक ज्वाइन कर लेते हैं या यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन कर लेते हैं तो शायद परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल ना हो जितनी कि विदेश सेवा में होती जी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप हर तीसरे साल चौथे साल एक नई जगह रहते हैं। आप कभी भी फॉसिलाइज नहीं होते जी। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास अधिकार हैं वो किसी को वीज़ा नहीं दे सकते। भारत का वीज़ा देना कई लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन कईयों को ज़्यादातर के लिए ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके बिना उनके रोज़ी रोटी नहीं चल रही है जी। तो आपको एक तरह से प्रभावशाली व्यक्तित्व आपकी दूसरी नेचर बन जाता है जी। कि आपको बातचीत करके ही दूसरे को प्रभावित करना है, उसको मनाना है कि उसका हित इसी में है कि वो मेरी बात तुम्हारी बात माने जी। तो ऐसा करने में आप हार्ड डिप्लोमेसी का सामना कम, सॉफ्ट डिप्लोमेसी का सामना इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जी जी। और ये आपके लिए जो धरोहर रहती है रिटायरमेंट के बाद जी, ये बहुत काम की। जी जी। तीसरी जो परिस्थिति अलग होती है वो ये है कि विदेश में जब आप रहते हैं तो बहुत हद तक आप अपनी प्राथमिकताएं खुद निर्धारित करते हैं और एक व्यवहारिक तरीके से अपने समय का आवंटन करते हैं और आप ये भी आपको कुछ हद तक आज़ादी मिलती है कि आप जो आपके पास स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका आवंटन आप किस तरह से करना चाहते हैं वो आपके ऊपर छोड़ा जाता है। दिल्ली कहता है कि जब तक मुझे परेशान नहीं करोगे मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। लेकिन अगर भारत में अगर आप हैं, अगर आप एसएसपी हैं या डीएम हैं या इनकम टैक्स कमिश्नर हैं तो आपके पास वो ये जो चॉइस है चुनाव करने की कि आप क्या करना चाहते हैं, किधर आपकी प्राथमिकता है, वो नहीं होती जी। परिस्थितियां खुद आपको मजबूर करती हैं कि फलानी जगह दंगा हो गया या फलानी जगह बलात्कार हो गया या फलानी जगह इन टैक्स कम आ रहे हैं या फलानी जगह स्मगलिंग हो रही है। आपको वही आपका जो दिन निर्धारित करता है। जी। विदेश में आप चाहें तो आप आर्थिक संबंधों को ज़्यादा वरीयता दे सकते हैं, आप चाहें तो राजनीतिक संबंधों को ज़्यादा वरीयता दे सकते हैं, सांस्कृतिक संबंधों को वरीयता दे सकते हैं या रक्षा संबंधों को वरीयता दे सकते हैं। ये एक राजदूत के ऊपर है जी आमतौर पर कि वो निर्धारित करे कि मैं इतना समय इसके लिए दूंगा, इतने रिसोर्सेज इसके लिए दूंगा। और जब तक दिल्ली को आप परेशान नहीं करते, कोई शिकायत नहीं करता है कि ये तो सारा समय आर्थिक समस्याओं पर दे रहे हैं, जो है डायस्पोरा की समस्या क्यों नहीं दे रहे हैं जी, तब जाकर के आपको कहा जाता है कि उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। जी जी जी। सर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि एक्चुअली इंडियन फॉरेन पॉलिसी काम कैसे करती है, प्लस जो सर्विस है हमारी उसमें काम क्या क्या करने होते हैं, प्लस क्या है माइनस क्या है, जो आई थिंक किसी भी इंटरव्यू में अभी तक इतने अच्छे तरीके से नहीं समझाया गया है। सो सर थैंक यू फॉर दैट एंड ऑन दिस नोट वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और सर आगे भी अपना समय आप देते रहिएगा, हम रीच आउट करते रहेंगे और जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको आपके आशीर्वाद की और आपके ज्ञान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी सर। जी, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके और आपके माध्यम से जो एक बड़ी आपकी आउटरीच है ऐसे लोगों के साथ जो कि प्रशासनिक और अन्य सेवाओं के दावेदार हैं। जी सर। उनको मैं
बताना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण दिन वही थे जब मैं उन लोगों की तरह संघर्ष कर रहा था। एक व्यक्ति जिसने शुरुआत तख्ती और बोरी के साथ गांव की पाठशाला में की, विदेश में महामान्य हिज एक्सीलेंसी कहलाया, और जिसने यथा योग्य भारत की का महिमा मंडन करने की कोशिश की जी। ऐसी जो मेरी जर्नी रही है जी। उस जर्नी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो कि आपके एस्पिरेंट्स के लिए असंभव। जी। मुझे कोई यूपीएससी में जानने वाला नहीं था। जैसा मैंने बताया कि मैंने कभी विदेश सेवा में किसी व्यक्ति से कि मेरी जान पहचान नहीं थी। मेरे किसी खानदान में किसी ने क्लास 1 सर्विस नहीं ज्वाइन की थी। जी सर। और उसके बावजूद ये सब हुआ, इसमें दैविक हाथ है जी। और आशीर्वाद है जी। हितैषियों का और पूर्वजों का, और मैं यही हस्तांतरण आपके एस्पिरेंट्स हैं उनको देना चाहूँगा कि वे भी जहाँ तक हो सके आशावाद बनाए रखें, और वापस जब एक ज़माना आएगा जब वो भी 72 साल के होंगे तो किसी और शशांक के साथ मिल करके इसी तरह की बातें करेंगे। जी सर, बिल्कुल सर। अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे जी, और लोगों को प्रेरणा देंगे। जी सर। ये एक सिलसिला है जो चलता रहना चाहिए आप जैसे लोगों के माध्यम से। थैंक यू सर, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।